दोस्तों, सोचिए अगर आपको अपनी जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? क्या आप वही गलतियां दोहराएंगे या उन लोगों से बदला लेंगे जिन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी? आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की सू रुआन की है जो अपनी मौत के बाद रीबॉर्न यानी पुनर्जीवित होती है। लेकिन इस बार उसका मकसद प्यार पाना नहीं बल्कि अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड को सबक सिखाना है। और इसके लिए वो चुनती है एक बहुत ही खतरनाक रास्ता, बॉयफ्रेंड के अपने ही बाप यानी अडॉप्टिव फादर को अपने वश में करना। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प ड्रामा। कहानी की शुरुआत होती है सू रुआन के इंटरनल मोनोलॉग से। उसे एहसास होता है कि वो पुनर्जन्म ले चुकी है। अपनी पिछली जिंदगी में वो यान यूनिये के प्यार में पागल थी, बिल्कुल एक सिंप की तरह। लेकिन यूनिये ने उसका सिर्फ इस्तेमाल किया। हमें पता चलता है कि एक और लड़की सू वानवान ने न सिर्फ सू रुआन के माता पिता को अपनी तरफ कर लिया था बल्कि उसके बॉयफ्रेंड को भी चुरा लिया था। पिछली जिंदगी में सू रुआन को सिर्फ धोखा और बेइज्जती मिली थी, लेकिन इस बार सू रुआन बदल चुकी है। वो मन ही मन कसम खाती है, यान यूनिये मेरा इंतजार करना। उसका टारगेट अब यान यूनिये नहीं बल्कि यान टिंगनान है। यान टिंगनान यान यूनिये के अडॉप्टिव फादर हैं और बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं। लोग उन्हें एक साधु जैसा मानते हैं जो मोह माया से दूर रहता है। लेकिन सू रुआन की जिद है कि वो इस साधु का संयम तोड़कर रहेगी। वो देखना चाहती है कि जब इतना शांत इंसान कंट्रोल खोता है तो कैसा लगता है। अगले सीन में हमें दिखता है कि यान यूनिये असल में कितना बुरा इंसान है। वो सू रुआन को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता। वो उसे डांटते हुए कहता है कि वो सुस्त है और उसे सू वानवान की डॉल के लिए कपड़े खरीदने का ऑर्डर देता है, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। यान यूनिये का डायलॉग, तुम बस वक्त बर्बाद कर रही हो, मुझे महसूस मत कराओ कि तुम इतनी भी काम की नहीं हो। सू रुआन ये सब चुपचाप सुनती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रही है कि पिछली बार उसने खुद को कितना गिरा दिया था इस आदमी के लिए। उसने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी थी सिर्फ अपमान पाने के लिए। लेकिन अब वो ये खेल पलटने वाली है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सू रुआन होटल पहुंचती है, लेकिन यान यूनिये के पास नहीं बल्कि उसके पिता समान अंकल यान टिंगनान के पास। जब यान यूनिये उससे पूछता है कि उसने कपड़े क्यों नहीं खरीदे तो सू रुआन एक बहुत ही बोल्ड जवाब देती है। वो कहती है, माफ करना, मेरे पास समय नहीं था। मैं एक बहुत ही सख्त टीचर के साथ थी जो मुझे बड़ों वाला एक जरूरी कोर्स सिखा रहे थे। असल में वो यान टिंगनान के साथ थी। होटल रूम में यान टिंगनान उससे पूछता है कि वो क्या चाहती है और उसे यान यूनिये की चमची कहकर बुलाता है। वो कहता है, मुझे साफ सफाई पसंद है, दूसरों की कटोरी में रखा खाना मैं नहीं छूता। उसका मतलब साफ था कि वो सू रुआन को इस्तेमाल की हुई चीज समझ रहा था। लेकिन सू रुआन का जवाब देखिए, वो डरती नहीं है बल्कि पलट कर पूछती है, मिस्टर यान, अभी जो आपने चखा क्या उसका स्वाद अच्छा नहीं था? वो यान टिंगनान को चुनौती देती है कि वो खुद चेक कर लें कि ये चावल की कटोरी किसी और ने छुआ है या नहीं। वो अपनी पवित्रता और यान टिंगनान के सेल्फ कंट्रोल दोनों को टेस्ट कर रही है। ये सीन मेटाफर से भरा हुआ है। सू रुआन को वहां से भगा दिया जाता है या शायद वो खुद चली जाती है, लेकिन उसका तीर निशाने पर लग चुका है। वीडियो के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि यान टिंगनान जो हमेशा शांत रहता था अब बेचैन है। वो अपने स्टाफ को फोन करके ऑर्डर देता है, 1 लेडीज ड्रेस पेंट हाउस सूट में भेजने के लिए, 2 और सबसे जरूरी, सू रुआन का स्टेटस चेक करो। इसका मतलब साफ है, जिस लड़की को वो तुच्छ समझ रहा था अब वो उसके दिमाग पर छा गई है। सू रुआन का पहला वार सफल रहा। उसने बाप को अपनी तरफ खींच लिया है ताकि वो बेटे से बदला ले सके। जैसे ही सू रुआन कमरे से बाहर आती है उसका सामना यान यूनिये से होता है। वो गुस्से में आग बबूला है क्योंकि सू रुआन ने उसका फोन नहीं उठाया था। वो पूछता है, सू रुआन तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन सू रुआन अब दो पुरानी डरी सहमी लड़की नहीं रही। वो सीधा जवाब देती है, यान यूनिये, मैं इस गेम से थक गई हूँ जहाँ तुम मेन कैरेक्टर हो। अब से रूल्स मैं बनाऊंगी। जब यूनिये उस पर चीटिंग का आरोप लगाता है तो सू रुआन उसे साफ कह देती है कि वो उसे ग्रीन कर चुकी है, यानी धोखा दे चुकी है और यूनिये अब आउट है। वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि जिस आदमी के साथ वो अभी थी वो 190 सेंटीमीटर लंबा था, उसकी बॉडी और वी लाइन परफेक्ट थी, उसके सामने यूनिये कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ सू वानवान आ जाती है, वही सौतेली बहन जिसने सू रुआन का सब कुछ छीन लिया था। वो यहाँ भी मासूम बनने का नाटक करती है। सू वानवान कहती है, यूनिये, दीदी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, शायद वो सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए बदला ले रही हैं। लेकिन सू रुआन का जवाब सुनने लायक होता है। वो यान यूनिये को सेकंड हैंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट यानी खराब पुराना सामान कहती है और बताती है कि उसे अब टॉप मॉडल मिल गया है, इसलिए उसे पुराने सामान की जरूरत नहीं। सू रुआन कहती है, जिस केक को तुमने 4 साल तक चखा भी नहीं, आज रात वो पिघल चुका है। ये सुनकर यान यूनिये का ईगो पूरी तरह हर्ट हो जाता है। असली मजा तब आता है जब यान टिंगनान वहां आ जाते हैं। अपने सख्त पिता यानी अडॉप्टिव फादर को वहां देखकर यान यूनिये की हवा टाइट हो जाती है। यान यूनिये हकलाते हुए पूछता है, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यान टिंगनान उसे सीधा डांटते हैं, क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट देनी पड़ेगी? घर जाओ।
सू रुआन यहाँ भी एक चाल चलती है। वो यान यूनिये को यान टिंगनान के सामने ही टीज करती है, जैसे वो उन्हें अंदर बुलाना चाहती हो, लेकिन यान टिंगनान यान यूनिये को वहां से भगा देते हैं। सू रुआन जाते जाते यूनिये को याद दिलाती है, तुमने वान वान को चुना, मैंने तुम्हें धोखा देना चुना, हिसाब बराबर। यान टिंगनान के जाने के बाद भी ड्रामा खत्म नहीं होता। सू वान वान फिर से सू रुआन को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। वो सू फैमिली और माँ का नाम लेकर उसे डराती है कि वो परिवार की नाक कटवा रही है। सू रुआन को अब अपनी माँ या परिवार की परवाह नहीं है, जिन्होंने उसे कभी प्यार नहीं दिया। बातों ही बातों में बहस इतनी बढ़ जाती है कि सू रुआन सू वान वान को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये देखकर यान यूनिये पागल हो जाता है। वो सू रुआन को मारने ही वाला होता है, लेकिन वान वान उसे रोक लेती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अच्छी है, बल्कि इसलिए ताकि वो यान यूनिये की नजरों में और महान बन सके। यान यूनिये कसम खाता है, मैं इस थप्पड़ का बदला जरूर लूंगा। वीडियो के अंत में हमें दोनों के मन की बात पता चलती है। यान यूनिये हैरान है कि आज रात उसके डैड यानी यान टिंगनान का व्यवहार इतना अलग क्यों था। वो सोचता है कि यान टिंगनान तो एक साधु जैसे हैं जो मोह माया से दूर रहते हैं, तो फिर आज क्या हुआ। उसे अभी तक नहीं पता कि सू रुआन और यान टिंगनान के बीच क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सू रुआन मन ही मन सोच रही है कि यान टिंगनान एक सख्त अखरोट की तरह है, लेकिन वो हार नहीं मानेगी। वो देखना चाहती है कि पहले कौन घुटने टेकता है, वो या यान टिंगनान। और फिर हमें पता चलता है कि सू रुआन कोई मामूली लड़की नहीं है। वो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की ग्रेजुएट है और असल में सू फैमिली की बड़ी बेटी का हक रखती थी, जिसे छीन लिया गया था। सू रुआन और सू वान वान को जन्म के समय बदल दिया गया था, यानी स्विच्ड एट बर्थ। सू फैमिली ने अपनी असली बेटी सू रुआन को अपनाने के बजाय सू वान वान को ही अपनी आंखों का तारा बना लिया था। वान वान टॉपर है, अमीर है और सबकी लाडली है। और यान यूनिये, उसने 4 साल तक सू रुआन को डेट किया, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। उसका असली प्यार हमेशा से सू वान वान थी। सू रुआन को सिर्फ एक डेकोरेशन की तरह साइड में रखा गया। और हद तो तब हो गई जब यूनिये ने दोनों का जन्मदिन होने के बावजूद सिर्फ वान वान का बर्थडे मनाया और सू रुआन को जबरदस्ती शराब पिलाकर लिफ्ट के पास छोड़ दिया। ये सब याद करके सू रुआन का इरादा और पक्का हो जाता है। वो समझ जाती है कि अगर उसे अपनी किस्मत बदलनी है तो उसे यान टिंगनान को पूरी तरह काबू में करना होगा। लेकिन यान टिंगनान कोई साधारण आदमी नहीं है, वो एक बोधिसत्व जैसा है, शांत और पत्थर दिल। तो सू रुआन सोचती है कि हर मजबूत किले में एक कमजोर दरवाजा होता है, और यान टिंगनान की कमजोरी कौन हो सकती है? उसकी माँ मैडम यान। सू रुआन फैसला करती है कि वो यान टिंगनान की माँ को अपनी चाकू यानी वेपन बनाएगी। वो यान मैंशन पहुंचती है। अब सीन शिफ्ट होता है यान फैमिली के घर में। वहाँ सू रुआन का सामना मैडम यान से होता है। ये एक बहुत ही हाई वोल्टेज सीन है। मैडम यान उसे ताना मारती है, छोटी बच्ची, कुछ चाय बहुत गर्म होती है, पीने से पहले सोच लेना चाहिए, यानी तुम यान फैमिली के मामले में टांग मत अड़ाओ, जल जाओगी। लेकिन सू रुआन का जवाब सुनिए। वो कहती है, मैडम, यान फैमिली की चाय का कप तो पहले से भरा हुआ है, आप भी इसे नहीं पी पा रही हैं, है ना? सू रुआन जानती है कि मैडम यान अपने बेटे के नाटे के बारे में परेशान है। यान टिंगनान किसी से शादी नहीं करना चाहता। सू रुआन इसी बात का फायदा उठाती है। वो मैडम यान को ऑफर देती है कि वो उनके बेटे की ब्लाइंड डेट्स को खराब होने से बचा सकती है, या यूं कहें कि वो उस कमी को पूरा कर सकती है। जब मैडम यान उसकी बातों को हल्का समझती है और पूछती है कि तुम में ऐसा क्या है जो मेरे बेटे का संयम तोड़ेगा, तब सू रुआन अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंकती है। वो अपनी जेब से टूटी हुई बौद्ध माला निकालती है। ये देखकर मैडम यान के होश उड़ जाते हैं। वो पूछती है, तुम्हें ये कैसे मिली? सू रुआन शर्माते हुए बोलती है, कल रात कपड़े बदलते वक्त शायद मैंने ज्यादा जोर लगा दिया और ये टूट गई। ये इशारा साफ था कि सू रुआन और यान टिंगनान के बीच कुछ इंटीमेट हुआ है। मैडम यान समझ जाती है कि ये लड़की खतरनाक है। वो चेतावनी देती है, मेरा बेटा बौद्ध धर्म का पालन नहीं कर रहा, वो नफरत पाल रहा है। अगर तुमने आग लगाई तो तुम ही जलोगी। लेकिन सू रुआन नहीं डरती। वो कहती है, मैडम, चाहे आग कितनी भी बड़ी हो, आपको आंच नहीं आएगी। क्या आप देखना नहीं चाहती कि आपका बेटा किसी औरत के लिए कितना पागल हो सकता है? सू रुआन की हिम्मत और चालाकी देखकर मैडम यान इम्प्रेस हो जाती है। वो सोचती है कि ये लड़की ओस की बूंद की तरह दिखती है, लेकिन अंदर से एक खंजर है। आखिरकार मैडम यान मान जाती हैं। वो पूछती हैं, बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो? सू रुआन कहती है, आग लगाना आसान होता है जब आप पानी के नजदीक हो, यानी उसे यान टिंगनान के पास रहने का मौका चाहिए। मैडम यान उसे हाँ कर देती है। वो मन ही मन सोचती है कि जिस माला को उनका बेटा 12 साल से पहन रहा था, अगर वो टूट गई है, इसका मतलब है कि यान टिंगनान की तपस्या भंग होने वाली है। उसके लिए कयामत आ चुकी है। यान यूनिये अपने पिता से पूछ रहा है कि वो कल रात विला में क्यों नहीं थे। यान टिंगनान बात टाल देते हैं। यान टिंगनान के पिता यान एल्डर चाहते हैं कि अब टिंगनान घर बसा ले। वो कहते हैं, टिंगनान, तुम अब जवान नहीं रहे, शादी करके परिवार बसाओ। लेकिन यान टिंगनान, जो हमेशा अपनी शर्तों पर जीता है,
साफ कह देता है, मेरी शादी आपका कंसर्न नहीं है पिताजी, आप तो वैसे भी मोह माया से दूर रहने वाले सन्यासी हैं, है ना। यान टिंगनान अपने पिता को याद दिलाता है कि उसे फैमिली प्रेसिप्ट्स यानी पारिवारिक नियम पसंद नहीं है, उसे अनकन्वेंशनल मेथड्स यानी अनोखे तरीके पसंद हैं। ये साफ इशारा है कि अगर वो शादी करेगा भी तो किसी आम लड़की से नहीं, बल्कि शायद सू रुआन जैसी किसी जिद्दी लड़की से ही करेगा। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में। यान टिंगनान का असिस्टेंट उसे खबर देता है कि सू रुआन ने खुद जाकर मैडम यानी टिंगनान की मां से बात की थी और अब मैडम ने सू रुआन को कंपनी में क्यूरेटोरियल असिस्टेंट की जॉब दिला दी है। और मज़े की बात यह है कि उसकी सीट सीधा यान टिंगनान के फ्लोर पर है। यान टिंगनान सब समझ जाता है कि ये उसकी माँ और सू रुआन की मिली भगत है, लेकिन गुस्सा होने के बजाय वो इस खेल का मज़ा लेना चाहता है। मेरी माँ कम ही लोगों के साथ हाथ मिलाती हैं, मैं उनका मज़ा क्यों ख़राब करूं? आने दो उसे, मैं देखना चाहता हूं कि जब इस जंगली बिल्ली को मजबूर किया जाएगा तो उसके पंजे कितने तेज होंगे। वो अपने असिस्टेंट को इशारा करता है कि सू रुआन के लिए काम आसान नहीं होना चाहिए। अगले सीन में सू रुआन अपनी सहेली सोंग सेंगशेंग से मिलती है। शेंगशेंग हैरान है कि सू रुआन ने सच में जायंट बुद्धा यानी यान टिंगनान की कंपनी ज्वाइन कर ली है। शेंगशेंग पूछती है, तुमने उस पत्थरदिल इंसान को कैसे पटाया? सू रुआन अपनी टॉप लेवल फिशिंग टेक्निक समझाती है। पहले चारा फेंको, दुश्मन को गहराई में लाओ और फिर सब्र रखो, मछली खुद कांटा काटेगी। शेंगशेंग हंसते हुए कहती है कि यान युन्ये के पीछे भागने से अच्छा है कि उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दो और उसे सतेली माँ कहने पर मजबूर कर दो। जैसे ही सू रुआन काम शुरू करती है, यान टिंगनान का टेस्ट शुरू हो जाता है। सुपरवाइजर नैन्सी उसे अगले महीने के 8 एग्जीबिशन की लिस्ट पकड़ा देती है, पूरे 20 लॉट्स यानी आइटम्स। नैन्सी ऑर्डर देती है, कल सुबह तक हर आइटम की डिटेल रिपोर्ट चाहिए और याद रखना ये रिपोर्ट सीधा जनरल मैनेजर यान चेक करेंगे। शेंगशेंग घबरा जाती है, 20 रिपोर्ट्स एक रात में, इतना काम तो गधे भी नहीं करते। लेकिन सू रुआन हार नहीं मानती, वो फाइल्स चेक करती है और देखती है कि इसमें एक अननोन जीनियस पेंटर का जिक्र है। वो समझ जाती है कि इस पेंटर और यान टिंगनान के बीच कोई कनेक्शन ज़रूर है, शायद यही यान टिंगनान की कमज़ोरी है। रात हो चुकी है। असिस्टेंट यान टिंगनान को बताता है कि उन 20 फाइल्स में से 5 बहुत ही विवादास्पद हैं, ताकि सू रुआन पूरी रात उलझी रहे। यान टिंगनान दिखाता है कि उसे परवाह नहीं है, लेकिन फिर वो एक अजीब ऑर्डर देता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से एक एक्स्ट्रा लेट नाइट स्नैक मंगवाता है जो सीईओ के ऑफिस के लिए है। वो कहता है, इसे ले जाओ और उस बिल्ली को खिला दो, यानी सू रुआन को खिलाओ। जब सू रुआन वो महंगा खाना देखती है जिसकी कीमत 4 डिजिट में है, तो वो सोचती है, 5000 की सैलरी वाली जॉब और इतना महंगा खाना, क्या मैं इस खाने के बदले ओवरटाइम पे ले सकती हूँ? यान टिंगनान को पता चलता है कि सू रुआन की सैलरी सिर्फ 5000 है। वो हैरान हो जाता है। वो कहता है, डिंगवान में इंटर्न की बेसिक सैलरी 9000 है, तो सू रुआन की कीमत 5000 क्यों है? जब असिस्टेंट याद दिलाता है कि सर आपने ही तो कहा था उससे आसानी से जीने मत देना, तो यान टिंगनान का जवाब सुनने लायक होता है। वो कहता है, मैंने उसे भूखा मरने के लिए नहीं कहा था, एचआर को बोलो उसकी सैलरी बढ़ाकर 25,000 आफ्टर टैक्स कर दी जाए। बिल्ली को खिलाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यान टिंगनान को यह भी महसूस होता है कि पिछले कुछ दिनों से सू रुआन उससे दूर रह रही है। वो सोचता है, क्या मैंने उसे ज्यादा ही दबा दिया? ये साफ है कि अब वो उसे मिस कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस फ्लोर पर। सू रुआन सीढ़ी पर चढ़कर कुछ उतारने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचता। तभी यान टिंगनान वहां आता है और उसकी मदद करता है। यान टिंगनान उसे ताना मारता है, अगर हाथ नहीं पहुंच रहा तो सीढ़ी आगे नहीं बढ़ा सकती थी? सू रुआन का जवाब बहुत ही प्रोफेशनल और फ्लर्टी होता है। वो कहती है, शुक्रिया मिस्टर यान, चोट ना लगने देने के लिए। अगर प्रेसिडेंट यान को चोट लग जाती तो क्या मैं वर्कर्स कॉम्पनसेशन के लिए अप्लाई कर सकती थी? यान टिंगनान मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या उसे बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड चाहिए। सू रुआन साफ कह देती है कि उसे बोनस और पैसे से मतलब है। यान टिंगनान मन ही मन सोचता है, ये छोटी झूठी लड़की कितनी बड़ी ठग है, इसे पैसे और अवार्ड्स चाहिए लेकिन मुझे इग्नोर कर रही है। मीटिंग रूम में प्रेजेंटेशन चल रही है, वहां यान युन्ये भी मौजूद है। सू रुआन हैरान है कि यहाँ कैसे पहुंच गई। सू रुआन अपना आइडिया पेश करती है,
ब्रेकिंग द कोकून, कोकून को तोड़ना। वो होलोग्राम प्रोजेक्शन और डायनामिक इंक पेंटिंग का आइडिया देती है, लेकिन यान यूनिये को ये बर्दाश्त नहीं होता। वो बीच में ही टोक देता है। यान यूनिये कहता है, होलोग्राम का खर्चा ट्रेडिशनल से 3 गुना ज्यादा है। क्या तुम्हें लगता है कि क्विंगयान ग्रुप का पैसा जलाना इतना आसान है? वो सूरुआन के प्लान को नियमों के खिलाफ बताता है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। सूरुआन चुप नहीं रहती, वो डेटा के साथ जवाब देती है। वो बताती है कि पुराने तरीकों से सेल 12% गिरी है, जबकि उसके नए आइडिया से 40% बढ़ सकती है। और फिर वो यान यूनिये की बेइज्जती करती है। मार्केट को नयापन चाहिए, पुराने फेलियर को दोहराने से क्या होगा? बिल्कुल आपके चेहरे की तरह, जो दिखता अच्छा है लेकिन किसी काम का नहीं, यूजलेस। यान यूनिये गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन तभी यान टिंगनैन बीच में बोल पड़ता है। सबको लगता है वो सूरुआन को डांटेगा, लेकिन वो यान यूनिये से कहता है, माफी मांगो या बाहर निकल जाओ, गेट आउट। सूरुआन हैरान रह जाती है। वो सोचती है, तो ऐसा महसूस होता है जब कोई आपके लिए खड़ा होता है, बैक यू अप। उसे पहली बार सुरक्षित महसूस होता है। यान टिंगनैन सूरुआन के आइडिया को अप्रूव कर देता है। वो मिलान फैशन वीक के साथ कोलैबोरेशन करने का सुझाव भी देता है। यान यूनिये को अपना मुंह लेकर रह जाना पड़ता है। सूरुआन की ये ऑफिस में पहली बड़ी जीत है। सूरुआन रुकने वालों में से नहीं है। मीटिंग के अंत में वो सीधा यान टिंगनैन से पूछ लेती है, क्यों ना आप खुद मुझे गाइडेंस दे दे। वहां बैठे कलीग्स हैरान रह जाते हैं। कानाफूसी शुरू हो जाती है। ये नई लड़की बहुत हिम्मत वाली है, क्या बॉस किसी के लिए भी टाइम निकालेंगे? लेकिन यान टिंगनैन का जवाब सबको चुप करा देता है। वो कहता है, हो सकता है, मीटिंग के बाद अलग से बात होगी। ये सुनकर सबको झटका लगता है, यहाँ तक कि उसके असिस्टेंट को भी। हालांकि मीटिंग के तुरंत बाद यान टिंगनैन को एक मर्जर डील के लिए जाना पड़ता है। यान टिंगनैन के जाते ही यान यूनिये सूरुआन को घेर लेता है। उसका ईगो हर्ट हुआ है। वो कहता है, सूरुआन, हार्ड टू गेट प्ले करने की भी एक लिमिट होती है। मेरे सामने बिना घुटने टेके बात करना जुबान लड़ाना कहलाता है। सूरुआन हंसती है और उसे याद दिलाती है कि वो अब बदल चुकी है। वो कहती है, यान यूनिये, 6 साल तक मैंने तुम्हें लिक किया, यानी चापलूसी की, लेकिन तुम्हें लिक करने से अच्छा है कि मैं हागेन-डाज़ लिक करूं। कम से कम वो प्यास तो बुझाती है। यान यूनिये चिढ़ जाता है और उसे क्रिएटर असिस्टेंट सिस्टर कहकर ताना मारता है। वो इल्जाम लगाता है कि सूरुआन ने जरूर किसी बूढ़े आदमी को खुश किया होगा, तभी उसे ये जॉब मिली है। तभी वहां सू 11 आ जाती है। यान यूनिये सूरुआन को नीचा दिखाने के लिए 11 की तारीफ करता है कि वो थिंगहुआ यूनिवर्सिटी की टॉपर है और मर्जर्स हैंडल करती है, जबकि सूरुआन सिर्फ आर्ट के नक्शे बनाती है। सूरुआन पलटकर कहती है, थिंगहुआ की टॉपर अभी भी एक अनऑफिशियल असिस्टेंट है। लगता है यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स गिर गए हैं। यान यूनिये गुस्से में आ जाता है और फैसला सुनाता है, सूरुआन, मंडे तक अपना रेजिग्नेशन दे देना, वरना मैं खुद तुम्हें निकाल दूंगा। तुम्हें क्या लगता है यान टिंगनैन तुम्हें बचाएगा? और बिल्कुल सही वक्त पर यान टिंगनैन वापस आ जाता है। उसे यान यूनिये की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहता है, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट मेरे डिसीजंस में कब से दखल देने लगा? यान यूनिये, अपने हाथ ज्यादा मत फैलाओ, कहीं नस न कट जाए। यान यूनिये डर के मारे डैड बोलता है और बहाना बनाता है कि सूरुआन अनुभवहीन है और उनका रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। यान टिंगनैन सीधा सूरुआन से पूछता है, क्या रिश्ता है तुम दोनों का? सूरुआन स्मार्ट है। वो कहती है, कोई रिश्ता नहीं मिस्टर यान, मैं अब क्विंगयान की एम्प्लॉई हूँ और सिर्फ आपको रिपोर्ट करती हूँ। अब यान टिंगनैन की नज़र सू 11 पर पड़ती है। वो पूछता है, तुम कौन हो? यान यूनिये इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करता है, लेकिन यान टिंगनैन उसे चुप करा देता है। मैंने तुमसे नहीं पूछा। जब 11 बताती है कि वो यान यूनिये की हेल्प करने आई है, तो यान टिंगनैन भड़क जाता है। वो यूनिये को डांटता है, बेवकूफ, तुमने कंपनी का प्रोजेक्ट एक आउटसाइडर के हाथ में दे दिया। क्या तुम सीक्रेट्स लीक करवाना चाहते हो? वो सिक्योरिटी को बुलाकर 11 को बाहर निकालने का ऑर्डर देता है। सीइंग ऑफ गेस्ट्स, सूरुआन की आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि उसकी दुश्मन की सरेआम बेइज्जती हुई है। सबके जाने के बाद सूरुआन यान टिंगनैन के पास आती है और कहती है, मैं खुश हूं कि मेरे बॉस ने मेरा साथ दिया। यान टिंगनैन एटीट्यूड दिखाता है, खुश मत हो, वो लोग शोर मचा रहे थे इसलिए मैंने उन्हें चुप कराया। सूरुआन धीरे से उसके कान के पास जाती है और कहती है, मिस्टर यान, उस रात मैंने आपकी बुद्धिस्ट माला तोड़ दी थी। ओहो, सूरुआन ने फिर से वही रात का जिक्र छेड़ दिया है। अब यान टिंगनैन नर्वस हो रहा है। अब वो अपनी टूटी हुई बुद्धिस्ट माला यान टिंगनैन को वापस करती है और कहती है, ये अपने असली मालिक के पास होनी चाहिए। मैं बॉस की साधना में बाधा नहीं बनना चाहती। यान टिंगनैन मन ही मन सोचता है, मैंने एक ऐसी चीज को हायर किया है जो सिर्फ खराचना जानती है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब यान टिंगनैन उसे डेट के लिए इनवाइट करता है। आज रात मेरे साथ चलो। सबको लगेगा सूरुआन हाँ करेगी, पर वो रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है, व्हाट अ कोइंसिडेंस मिस्टर यान, आज मेरे प्लान्स हैं, अगली बार पक्का। बाय यान ज़ोंग।
यान टिंगनन हैरान रह जाता है और सोचता है कि ये लड़की फिर से हार्ड टू गेट प्ले कर रही है। सीन शिफ्ट होता है। सूरुआन अपनी फ्रेंड सोंग सेंगसेंग से मिलती है। सेंगसेंग उसे बताती है कि सूरुआन की 20 रिपोर्ट्स ने पूरे ऑफिस में धूम मचा दी है। बातों ही बातों में एक बड़ा राज खुलता है। सेंगसेंग बताती है, तुम्हारा लेट नाइट स्नैक कोई आम खाना नहीं था, वो स्पेशली सीईओ के ऑफिस से आया था। पूरी कंपनी में सिर्फ तुम्हें ये ट्रीट मिली है। सूरुआन हैरान हो जाती है, उसे लगा था ये ओवरटाइम का खाना है। सेंगसेंग उसे छेड़ती है, मेरा कजिन यानी यान टिंगनैन इतना दबा हुआ पर कितना पैशनेट है। सूरुआन को एहसास होता है कि बॉस उस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। खुशी का माहौल तब खत्म होता है जब सूरुआन अपने घर पहुंचती है। उसके पिता उसे देखते ही चिल्लाते हैं, घुटने टेको। सूरुआन का जवाब सुनिए, मेरी माँ तो पुरानी सदी यानी क्विंग डायनेस्टी में ही मर गई थी, आप पहले मुझे झुककर प्रणाम क्यों नहीं करते। यहाँ सूरुआन अपने पिता की पुरानी सोच का मजाक उड़ा रही है। सू वन आग में घी डालती है, देखा मॉम डैड, दीदी अब बिल्कुल बदल गई हैं। पहले जो वो सीधी साधी बनती थी वो सब नाटक था। सूरुआन की माँ भी उसे बेशरम कहती हैं और कहती हैं कि उसने परिवार की नाक कटवा दी है क्योंकि उसने यान यूनिये को खो दिया है। सूरुआन उन्हें करारा जवाब देती है, मेरा करियर अच्छा चल रहा है, आप लोगों को मुझे जज करने का कोई हक नहीं है। अब आता है सबसे घिनौना पार्ट। सू वन अपने असली रंग दिखाती है। वो अपने पेरेंट्स को सजेस्ट करती है कि भले ही सूरुआन यान फैमिली में शादी ना कर पाए, लेकिन उसका एक और इस्तेमाल है। वो कहती है, डैड जिंगशेंग इंडस्ट्री के मिस्टर आन के पास 500 मिलियन का ऑर्डर है, वो दीदी को पसंद करते हैं। यानी ये लोग सूरुआन को उस मिस्टर आन को बेचना चाहते हैं जो उम्र में काफी बड़ा है, यानी बूढ़ा है। सूरुआन के पिता भी इस बात पर राजी हो जाते हैं और कहते हैं, अगर सू फैमिली बची रहेगी तभी तुम बचोगी। लेकिन सूरुआन सौदेबाजी शुरू कर देती है। वो कहती है, ब्लाइंड डेट बढ़िया, लेकिन पहले 5 मिलियन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, पे फर्स्ट देन डिलीवर, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। सूरुआन ने अपने ही परिवार को उनकी औकात दिखा दी है। वो उन्हें बताना चाहती है कि वो कोई कुर्बानी की बकरी नहीं है। सूरुआन के पेरेंट्स ने उसे जबरदस्ती एक बूढ़े बिजनेसमैन मिस्टर आन को बेचने का प्लान बनाया था, लेकिन सूरुआन ने हार नहीं मानी, बल्कि एक शर्त रखी, पहले 5 मिलियन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो तभी मैं कुछ करूंगी। सूरुआन पैसे मांग रही है। वो कहती है, इतने सालों तक किसने मेरी परवाह की, तुरंत 5 मिलियन ट्रांसफर करो, इसे मेरी एडवांस डाउरी समझो। सू वन भी आग में घी डालती है, मॉम डैड शांत हो जाइए, 5 मिलियन देकर हमें 500 मिलियन का ऑर्डर मिल रहा है, ये तो फायदे का सौदा है। आखिरकार पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। सूरुआन के पेरेंट्स उसे एहसान फरामोश कहते हैं और बोलते हैं कि आज से हम मान लेंगे कि हमारा इस बेटी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन सूरुआन को फर्क नहीं पड़ता, उसने पैसे ले लिए हैं और अब वो अपना खेल खेलेगी। सूरुआन वेन्यू पर पहुंचती है। उसे पता है कि ये ब्लाइंड डेट नहीं बल्कि एक सौदा है। वो मन ही मन सोचती है, उस वर्कहोलिक यानी यान टिंगनन को क्या हो गया, जरूर काम पर वापस चला गया होगा। यानी वो उम्मीद कर रही थी कि शायद यान टिंगनन उसे बचाने आए, लेकिन अब उसे खुद ही लड़ना होगा। अंदर मिस्टर आन, जो कि काफी उम्र का है, सूरुआन का इंतजार कर रहा है। जैसे ही सूरुआन आती है, वो थर की नजरों से उसे देखता है। मिस सू, सुनने से ज्यादा देखने में यकीन करता हूँ, आओ बैठो। सू वन भी वहाँ मौजूद है। वो सूरुआन को फोर्स करती है कि मिस्टर आन के साथ ड्रिंक करे। वो कहती है, दीदी मिस्टर आन हमारी कंपनी के लिए भगवान समान है, सिंसियरिटी दिखाओ और ग्लास उठाओ। सूरुआन भी नाटक करती है, जरूर, क्योंकि वो हमारे शुभचिंतक हैं तो साथ में क्यों ना पिएं। लेकिन सू वन को लगता है कि सूरुआन आज ज्यादा ही सीधी यानी वेल बिहेव्ड लग रही है। कुछ देर बाद सूरुआन नाटक करती है, मेरा सर घूम रहा है। सू वन खुश हो जाती है। उसे लगता है उसका प्लान काम कर गया, शायद ड्रिंक में कुछ मिलाया था। वो मिस्टर आन से कहती है, मैं दीदी को लाउंज में ले जाती हूँ थोड़ा होश में आने के लिए, आप थोड़ी देर में आ जाइएगा। मिस्टर आन उतावला हो जाता है, जल्दी करो, रान का ख्याल रखना। जैसे ही वो लाउंज में पहुंचते हैं, सूरुआन का नाटक खत्म हो जाता है। वो बिल्कुल ठीक खड़ी हो जाती है। सू वन घबरा जाती है, गलत, ये मैं हूँ, दीदी तुम क्या करना चाहती हो। सूरुआन एक खतरनाक स्माइल के साथ कहती है, वही करना चाहती हूँ जो तुमने मेरे लिए सोचा था, दुश्मन के तरीके से ही दुश्मन को हराना चाहिए, यूज द अदर पर्सन्स मेथड। सूरुआन ने वन को उसी जाल में फंसा दिया है जो उसने सूरुआन के लिए बिछाया था। अब मिस्टर आन कुछ ही देर में लाउंज में आने वाले हैं और वहाँ सूरुआन नहीं बल्कि सू वन होगी। सूरुआन ने 5 मिलियन भी ले लिए और अपनी सौतेली बहन को मिस्टर आन के हवाले कर। सूरुआन जाते जाते एक वार्निंग देती है, मुझे बेचना चाहती थी। अब 3, 2, 1 और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है, हम सुनते हैं सू वन की चीखें। सूरुआन ने अपना बदला ले लिया है।
वो वानवान को वार्निंग देती है कि अपने पेरेंट्स को मत बताना वरना वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। सूरवान वहाँ से निकलती है लेकिन उसका सामना यान टिंगनान से होता है। सूरवान नाटक करती है, मिस्टर यान क्या इत्तेफाक है। यान टिंगनान मुस्कुराता है, इत्तेफाक नहीं, मैं तुम्हें ही ढूंढने आया था। सूरवान को लगता है कि ड्रिंक का असर हो रहा है, वो फ्लर्ट करती है, मिस्टर यान मुझे गर्मी लग रही है, चक्कर आ रहे हैं। लेकिन यान टिंगनान का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वो रोमांटिक होने के बजाय कहता है चलो नशा उतारते हैं। और दोस्तों वो सूरवान को उठाकर सीधा स्विमिंग पूल में फेंक देता है। सूरवान घबरा जाती है, तुम कुत्ते, मैं तैर नहीं सकती, बचाओ। यान टिंगनान उसे बचाता है लेकिन एक शर्त पर। वो उसे होश में लाना चाहता था। वो कहता है मेरा एंटीडोट कमाल का है ना, मैंने तुम्हें पूरी तरह बचा लिया, अब खुश हो। सूरवान और यान टिंगनान भीगी हालत में पूल से बाहर आते हैं। तभी वहाँ यान यूनिये आ जाता है। यान यूनिये सूरवान को यान टिंगनान के साथ देखकर जल भुन जाता है। वो गुस्से में पूछता है, सूरवान तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे एटीट्यूड का ध्यान रखो। लेकिन यान टिंगनान बीच में आ जाता है। वो यूनिये को इग्नोर करके सूरवान को प्रोटेक्ट करता है। रात की हवा ठंडी है, सूरवान बीमार पड़ सकती है, मैं उसे चेंज करने ले जा रहा हूँ, तुम यहीं खड़े रहो। यूनिये कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि सामने उसका डैड यानी यान टिंगनान खड़ा है। वो मनी मन सोचता है ये लड़की मेरे हाथ से निकल गई। अब एंट्री होती है यान फैमिली के सबसे बड़े बुजुर्ग ग्रैंडपा यान की। ग्रैंडपा यूनिये से पूछते हैं क्या ये वही लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो। यूनिये डर के मारे झूठ बोल देता है, नहीं, हम बस जान पहचान वाले हैं। ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और एक बड़ा ऐलान करते हैं कि यांग ग्रुप का मिस्टर आन के साथ सारा कोऑपरेशन कैंसिल इट्स कोऑपरेशन इमीडिएटली। फिर वो यूनिये को डांटते हैं, तुम बेकार हो, तुम्हारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं कि अपने डैड यान टिंगनान से एक लड़की के लिए कम्पीट कर सको। अगर तुम अपनी चीज के लिए लड़ नहीं सकते तो मैं यान फैमिली की बागडोर तुम्हें कैसे सौंप सकता हूँ। ग्रैंडपा चाहते हैं कि यूनिये मर्द बने और मुकाबला करे, लेकिन यूनिये डरपोक निकला। वहीं दूसरी तरफ सूरवान ने ग्रैंडपा को चुप रहने को कहा क्योंकि उसे यान टिंगनान पर भरोसा है। सूरवान को यान टिंगनान के बारे में एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैडम यान सूरवान को बताती है कि यान टिंगनान की जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन में उसे यान होंगी द्वारा टॉर्चर किया जाता था। मैडम यान कहती हैं जब वो छोटा था तो उसे छूने पर भी दर्द होता था, हालांकि शरीर पर कोई चोट नहीं दिखती थी। मुझे लगा उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब यान होंगी कर रहा था। यान टिंगनान ने ये सब चुपचाप सहा ताकि उसकी माँ परेशान न हो। मैडम यान सूरवान से एक उम्मीद लगाती हैं, सूरवान मुझे उम्मीद है कि तुम वो इंसान बनोगी जो अंत तक उसके साथ रहेगी। सूरवान ये सुनकर हैरान रह जाती है कि इतना बड़ा और ताकतवर आदमी अंदर से कितना टूटा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है सू फैमिली के घर पर। सूवानवान रोने का नाटक कर रही है, मैं लोगों को मुंह कैसे दिखाऊंगी। सूरवान उसे ताना मारती है, नाटक बंद करो, ये जाल तुमने ही तो बिछाया था। सूवानवान चिल्लाती है, तुमने मुझे फंसाया। लेकिन सूरवान का जवाब सुनिए, तुमने मेरी ड्रिंक में ड्रग मिलाया था ताकि मैं उस बूढ़े के जाल में फंस जाऊं, लेकिन तुम भूल गई कि पैसे सब कुछ बदल सकते हैं। सूरवान राज खोलती है कि सूवानवान ने वेटर को सिर्फ 5,000 दिए थे, लेकिन सूरवान ने उसी वेटर को 1 लाख देकर ग्लास बदलवा दिया। सूरवान हंसती है, तुम कितनी कंजूस हो छोटी बहन, You're too stingy। सूरवान की माँ उसे जहरीली औरत कहती है और इल्जाम लगाती है कि उसने वानवान की जिंदगी बर्बाद कर दी। सू फादर चिल्लाते हैं, जानवर, वो तुम्हारी बहन है। सूरवान उन्हें करारा जवाब देती है, जब उसने मेरी ड्रिंक में ड्रग मिलाया तब तो जानवर नहीं थी, तब आप लोग चुप क्यों थे। सू फादर उसे बद्दुआ देते हैं, तुम बुरी मौत मरोगी। लेकिन सूरवान को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना अगला पत्ता फेंकने के लिए तैयार है। अब सूरवान अपना असली हथियार निकालती है। वो फोन पर एक वीडियो प्ले करती है जब वानवान मिस्टर आन के साथ थी। सू फादर घबरा जाते हैं, बंद करो इसे, तुम क्या चाहती हो। सूरवान डिमांड करती है, और 5 मिलियन। वो कहती है मुझे 5 मिलियन और दो, तभी ये वीडियो डिलीट होगा, वरना पता नहीं ये कहाँ वायरल हो जाए। सू फादर चिल्लाते हैं, तुम अपने बाप को ब्लैकमेल कर रही हो। सूरवान मुस्कुराती है, इसे ब्लैकमेल नहीं, फादर्स लव समझो। वैसे भी आप लोगों ने मुझे पराया कर दिया था, आज से सू फैमिली और मेरा हिसाब अलग। सू फादर मजबूर हो जाते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। सू वानवान रोती रहती है, मेरी इज्जत चली गई और आप कह रहे हैं शांत रहो। सू फादर कहते हैं, हम मिस्टर आन को नाराज नहीं कर सकते और ना ही ये वीडियो बाहर आ सकता है। सूरवान ने अपने परिवार से 10 मिलियन निकलवा लिए थे, अब वो आजाद महसूस कर रही है। सूरवान सोचती है, लड़कियों को ये मुश्किल हमेशा पार करनी पड़ती है, अच्छा हुआ मैं कल रात भाग गई, वरना पता नहीं क्या होता। वो खुश है कि अब उसके पास पैसा है, और जहाँ तक यान टिंगनान का सवाल है, वो बड़ी मछली है जो किसी और के चेस बोर्ड पर नहीं खेलेगा। सूरवान अब अपने प्लान पर फोकस कर रही है। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में। यान यूनिये सबके लिए ट्रीट लेकर आता है, मैंगो पोमेग्रेनेट सेगो और मैंगो मूस। वो सूरवान को भी देता है, लेकिन सूरवान उसे सीधा डस्टबिन में डाल देती है। यूनिये भड़क जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए मंगवाया था, तुम्हें तो ये पसंद था ना। सूरवान का जवाब सुनिए, कचरे के डिब्बे से चीजें उठाना कुत्तों की आदत होती है। यूनिये हैरान रह जाता है कि सूरवान इतनी रूड कैसे हो गई। सूरवान यूनिये को वो सच बताती है जो 6 साल के रिश्ते में उसे कभी पता नहीं चला। वो कहती है, मैं मैंगो यानी आम से एलर्जिक हूँ, तुम्हें 6 साल में ये भी नहीं पता चला। यूनिये डिफेंस में कहता है,
तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सूरवान गुस्से में कहती है, मैंने कई बार बताया था, लेकिन तुम तो अंधे और बहरे थे। मैं हमेशा मैंगो केक इसलिए खरीदती थी क्योंकि तुम्हें पसंद था, मुझे नहीं। यूनिये को एहसास होता है कि उसने कभी सूरवान पर ध्यान ही नहीं दिया, वो हमेशा अपने में खोया रहता था। सूरवान उसे आईना दिखाती है, तुमने मुझे कभी इंसान समझा नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुत्ते जैसी बन गई थी, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी से प्यार करती हूँ। यूनिये को अपनी गलती का एहसास होने के बजाय वो उल्टा सूरवान पर शक करने लगता है। वो पूछता है, उस रात तुम मेरे डैड यानी यान टिंगनान के साथ क्यों थी? वो सूरवान का हाथ पकड़कर उसे फोर्स करने लगता है। सूरवान चिल्लाती है, मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें जानना है ना, जाकर अपने डैड से खुद पूछ लो। बिल्कुल सही वक्त पर यान टिंगनान आ जाता है। वो यूनिये को देखता है और ठंडे दिमाग से कहता है, मैंने कहा था ना ऑफिस में अनरूली मत बनो, चलो जाओ, तुम्हें कुछ डिस्कस करना था ना, मेरे असिस्टेंट के साथ जाओ। यान टिंगनान अपने असिस्टेंट यानी जिंग वाई को आदेश देता है कि यूनिये को वापस भेज दिया जाए। यूनिये कुछ नहीं बोल पाता और वहां से चला जाता है। यूनिये के जाने के बाद यान टिंगनान सूरवान की तरफ देखता है। सूरवान सोचती है, चीयर्स, हम कितने क्लोज हैं। लेकिन यान टिंगनान रोमांस नहीं, काम की बात करता है। कल सुबह 9 बजे मुझे रिवीजन प्रोसेस देखना है। सूरवान चिढ़ जाती है, मिस्टर यान, कल वीकेंड है। सूरवान को वीकेंड पर काम मिला था, लेकिन उसके बदले 1 लाख युआन का ओवरटाइम पे भी मिला। पैसा मिलते ही कैटल एंड हॉर्सेस खुशी से काम करने लगते हैं। लेकिन सूरवान सिर्फ जॉब करके खुश नहीं है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सॉन्ग सेंगसेंग के पास जाती है और कहती है, मेरे पास 10 मिलियन है, चलो कुछ बड़ा करते हैं। सूरवान को पिछली जिंदगी से याद है कि सॉन्ग सेंगसेंग का फ्यूचर खराब हो गया था क्योंकि उसने अपने डिजाइन सस्ते में बेच दिए थे। इस बार सूरवान ऐसा नहीं होने देगी। वो सेंगसेंग को ऑफर देती है, अपना खुद का ब्रांड शुरू करते हैं, सॉफ्ट स्टोन। सेंगसेंग तुरंत हाँ कर देती है। यान टिंगनान को सब खबर रहती है। उसका असिस्टेंट बताता है कि सूरवान ने सॉफ्ट स्टोन नाम का ज्वेलरी स्टूडियो खोला है। यान टिंगनान मुस्कुराता है, ये जंगली बिल्ली सिर्फ खेले जाने से खुश नहीं है, अपना खुद का फिश पॉन्ड खोद रही है। जब असिस्टेंट पूछता है कि आज रात का क्या प्लान है, तो यान टिंगनान कहता है, मैंने आज की सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। क्यों? क्योंकि उसे सूरवान के साथ डिनर पर जाना है। ये पहली बार है जब बुद्धिस्ट डिसाइपल यान टिंगनान ने किसी औरत के लिए अपना स्केड्यूल बदला है। डिनर पर सूरवान यान टिंगनान को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। वो कहती है, एक मील से क्या होगा, उधार धीरे धीरे चुकाना पड़ेगा या खुद को सौंप देना पड़ेगा। यान टिंगनान भी कम नहीं है। वो सूरवान को याद दिलाता है कि उसे काटने की आदत है। वो कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी काटने की बुरी आदत गई है या नहीं, लेकिन मैंने काटने का एक नया तरीका सीखा है, स्पेशल सिविलाइजेशन। सूरवान सिडक्टिव अंदाज में कहती है, मिस्टर यान, क्या हमें ट्राई करना चाहिए? उफ, इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री तो आग लगा रही है। रोमांस के बाद बिजनेस की बारी आती है। सूरवान सीधा पॉइंट पर आती है। वो चाहती है कि कियांग ग्रुप के एग्जीबिशन में उसके ब्रांड सॉफ्ट स्टोन को एक वीआईपी बूथ मिले। यान टिंगनान कहता है, पब्लिक और प्राइवेट लाइफ को मिक्स करना वर्कप्लेस में वर्जित है, टैबू। लेकिन सूरवान उसे ऑफर देती है, अगर आप हाँ करते हैं तो अगले 3 साल तक कियांग को हमारे डिजाइन्स पर एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेंगे। यान टिंगनान मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर, मुझे अगले मंडे तुम्हारे कंप्लीट बिजनेस प्लान के साथ एक सोल्यूशन चाहिए जो मुझे सेटिस्फाई करे। सूरवान कॉन्फिडेंट है, मेरा सोल्यूशन आपको जरूर सेटिस्फाई करेगा। तभी वहां सूरवान के पेरेंट्स आ जाते हैं। वो यान टिंगनान को देखकर चापलूसी शुरू कर देते हैं। सू फादर कहते हैं, मिस्टर यान, मैं रुआन का पिता हूँ, उम्मीद है इसने कोई परेशानी नहीं की होगी। यान टिंगनान उन्हें करारा जवाब देता है, मिस सू बहुत प्रोफेशनल है, लेकिन आप लोगों का ये बिलेटेड कंसर्न समझ नहीं आ रहा। पिछली बार तो आपने कहा था सू वानवान ही आपकी इकलौती बेटी है। यान टिंगनान के जाने के बाद सू मदर और फादर हैरान रह जाते हैं। सू मदर कहती है, क्या मिस्टर यान का मुंह ब्लेस्ड है? वो लोगों की बेइज्जती इतने अच्छे से कैसे करते हैं? यान टिंगनान ने सूरवान के पेरेंट्स की बोलती बंद कर दी थी। अब वो सूरवान को समझाता है और उसे एक नया नजरिया देता है। यान टिंगनान कहता है, सूरवान, अगर हंसने का मन नहीं है तो मत हंसो, मेरे सामने तुम खुद बी योरसेल्फ रह सकती हो। वो उसे बताता है कि सू फैमिली ने उसे पुराने जूतों की तरह फेंक दिया क्योंकि वो अंधे थे। यान टिंगनान, तुम कोई जिद्दी पत्थर नहीं हो, तुम एक रफ जेम हो जो धूल से ढका हुआ है। सूरवान का दिल पिघल जाता है। उसे पहली बार किसी ने इतना स्पेशल फील कराया है। सूरवान वापस आती है और सॉन्ग शेंगशेंग को खुशखबरी देती है कि डील पक्की हो गई है। शेंगशेंग तो पागल हो जाती है, क्या मेरे कजिन यान टिंगनान ने अपना व्रत तोड़ दिया? क्लिंगयान ग्रुप का पहला नया पार्टनर सॉफ्ट स्टोन होगा। शेंगशेंग पूछती है, सच बताओ, क्या तुम्हारा दिल थोड़ा भी नहीं धड़का? सूरवान प्रैक्टिकल है, दिल धड़का है, लेकिन हमें खुद पर डिपेंड रहना होगा। दोनों फ्रेंड्स रात भर काम करने का प्लान बनाते हैं ताकि सॉफ्ट स्टोन का लॉन्च परफेक्ट हो। अगले दिन सूरवान यान टिंगनान को ब्राइट मून ओवर द सी कलेक्शन प्रेजेंट करती है। यान टिंगनान इम्प्रेस होता है, लेकिन बॉस तो बॉस है,
वो एक बड़ी शर्त रखता है। वो कहता है अगर 3 महीने में सॉफ्ट स्टोन की ट्रांजैक्शन 30 मिलियन से कम हुई तो कमीशन डबल होगा और लॉस तुम्हें उठाना पड़ेगा। सूरवान डरती नहीं है, वो फ्लर्टी अंदाज में कहती है अगर पैसे नहीं दे पाई तो शरीर से चुका दूंगी। यान टिंगनान भी कम नहीं है, वो कहता है सूरवान सोच लो, अगर तुम हारी तो तुम मेरी हो जाओगी। सूरवान चैलेंज एक्सेप्ट करती है। 3 महीने बाद देखते हैं दूसरी तरफ यान यूनिये और सू वानवान मिलते हैं। वानवान अभी भी सूरवान से नफरत करती है और उसे बर्बाद करना चाहती है। वानवान कहती है मैंने डिटेक्टिव लगाया था, उसने पता लगाया है कि उस रात होटल रूम में सूरवान किसके साथ थी। यूनिये को लगता है कि वानवान मजाक कर रही है, लेकिन जब वानवान डिटेक्टिव की रिपोर्ट दिखाती है तो यूनिये के होश उड़ जाते हैं। रिपोर्ट में लिखा है यान टिंगनान, यूनिये के डैड। यूनिये विश्वास नहीं कर पाता, ये इम्पॉसिबल है, मेरे डैड को औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वानवान चिल्लाती है ओ माय गॉड, उस कमीनी ने सच में इतनी बड़ी छलांग लगाई है। सू वानवान ने यान यूनिये को बताया था कि सूरवान और यान टिंगनान के बीच कुछ चल रहा है। वानवान कहती है देखा, वो कमीनी यान टिंगनान के बिस्तर तक पहुंच गई है, इसलिए वो इतनी घमंडी हो गई है। यूनिये को अब समझ आता है कि पिछली बार प्राइवेट रूम के बाहर यान टिंगनान ने सूरवान को प्रोटेक्ट क्यों किया था। वानवान यूनिये को भड़काती है, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगी, हमें उसे एक्सपोज करना होगा। यूनिये भी गुस्से में है और बदला लेना चाहते हैं, वो सूरवान की हिम्मत तोड़ना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में। सूरवान और यान टिंगनान अकेले हैं। सूरवान डरती है कि कोई उन्हें देख ना ले। वो कहती है अभी सही वक्त नहीं है, अगर यान यूनिये ने हमें देख लिया तो आपके और उनके रिश्ते पर असर पड़ेगा। सूरवान बॉस की डिग्निटी की बात करती है, अगर लोगों को लगा कि मुझे प्रोजेक्ट सोने से मिला है तो आपकी इज्जत खराब होगी। यान टिंगनान मुस्कुराता है और कहता है तुमने मेरे बिस्तर पर आने की हिम्मत की थी, अब डर रही हो। तभी वहाँ यान यूनिये आ जाता है। वो सीधा डिमांड करता है डैड, मैं ब्रेकिंग द ककून प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मैं सूरवान के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को हैंडल करूंगा। यान टिंगनान पूछता है रीजन। यूनिये झूठ बोलता है कि उसे नए आर्ट आइडियाज ट्राई करने हैं, लेकिन यान टिंगनान उसे सीधा मना कर देता है, तुम अनुभवहीन हो, ये बच्चों का खेल नहीं है, तुमसे एक प्लेट नहीं संभलती, मांचूहान इंपीरियल फीस्ट क्या संभालोगे। यूनिये का प्लान फेल हो जाता है, जिससे उसे और गुस्सा आता है। यूनिये के जाने के बाद यान टिंगनान और सूरवान फिर से शुरू हो जाते हैं। सूरवान माफी मांगती है, बॉस मुझे माफ कर दीजिए, क्या मैं फूंक मारूं, ब्लो ऑन इट। यान टिंगनान का जवाब सुनिए जो बहुत वाइल्ड है, तुम्हारा मुंह सिर्फ काटने के लिए है, और क्या कर सकता है। वो आगे कहता है तुम्हारे मुकाबले मुझे तुम्हें बांध कर धीरे धीरे खेलना ज्यादा पसंद है। उफ, बॉस का अंदाज तो काफी बोल्ड है। सूरवान उसे वार्न करती है कि यूनिये आज कुछ अलग लग रहा था, शायद उसे हमारे रिश्ते का शक हो गया है। यान टिंगनान कहता है हम बहुत केयरफुल हैं, ऐसा नहीं हो सकता, और वही होता है जिसका डर था। यान यूनिये सूरवान को कन्फ्रंट करता है। वो कहता है हाँ, कितनी कोल्ड और हार्टलेस हो तुम। सूरवान, तुम्हारे अंदर क्या आ गया है। और फिर वो बड़ा धमाका करता है, तुमने मेरे अडॉप्टिव फादर यान टिंगनान को फंसा लिया है ना। यान यूनिये ने सूरवान को कन्फ्रंट किया था कि उसका यान टिंगनान के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन सूरवान डरती नहीं है। वो सीधा यूनिये को बोलती है यान यूनिये, चाहे तुम्हारे अडॉप्टिव फादर कैसे भी हो, वो तुमसे ज्यादा यूजफुल है ना। वो उसे याद दिलाती है तुम बस एक कुत्ते की तरह थे जो मेरे पीछे पूंछ हिलाता था, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हारे डैड को शिकायत कर दूंगी। यूनिये की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा है। लेकिन सूरवान की मुसीबतें खत्म नहीं हुई। उसके नए बिजनेस सॉफ्ट स्टोन पर एक बड़ा अटैक होता है। उसके ओवरसीज पार्टनर्स अचानक ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, ये कहकर कि उनकी प्रोडक्शन लाइन फुल है और वो भिखारियों के लिए काम नहीं कर सकते। सूरवान समझ जाती है कि ये सू फैमिली और सू वानवान की चाल है। उन्होंने अपनी पावर यूज करके सूरवान के ऑर्डर्स रुकवा दिए हैं ताकि वो 30 मिलियन की शर्त हार जाए। सूरवान अपनी पार्टनर सोंग शेंगशेंग से कहती है हमें जल्दी कोई और रास्ता ढूंढना होगा, अगर बड़ा ऑर्डर नहीं हो रहा तो छोटे ऑर्डर्स में तोड़ दो, हमें हार नहीं माननी है। सूरवान मैडम यान से मिलती है। मैडम यान उसे बताती है कि ये सू फैमिली की चाल है, लेकिन मैडम यान उसकी मदद करती हैं। वो उसे एक जेड कार्विंग मास्टर चेन यान शेंग का पता देती हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं और एक महान आर्टिस्ट है। मैडम यान कहती है मैंने अपने बेटे के लिए किया, उम्मीद है तुम उसके दिल की गांठें खोल पाओगी। लेकिन सूरवान को मैडम यान की बातों में कुछ अजीब लगता है, जैसे वो अपनी आखिरी इच्छा बता रही हो। मैडम यान मन ही मन सोचती हैं बेटा, ये आखिरी चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, अब तुम्हें यान फैमिली के पिंजरे से आजाद होना होगा। सूरवान मास्टर चेन के घर पहुंचती है और वहां 3 दिन तक इंतजार करती है। आखिरकार मास्टर चेन बाहर आते हैं। वो साफ कह देते हैं तुम्हारा डिजाइन अच्छा है, लेकिन 15 दिन में इसे बनाना भगवान के लिए भी नामुमकिन है। सूरवान उन्हें मनाने की कोशिश करती है, सिर्फ आप ही इस डिजाइन की रूह को समझ सकते हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मास्टर चेन उसे पूंजीवादी कहकर ताना मारते हैं, लेकिन सूरवान हार नहीं मानती। तभी वहां यान टिंगनान आ जाता है।
सूरवान हैरान होती है, मिस्टर यान आप यहाँ? यान टिंगनान गुस्से में है क्योंकि सूरवान ने उसके 3 कॉल्स पिक नहीं किए थे। मास्टर चैन यान टिंगनान को पहचान लेते हैं। तुम यान फैमिली के लड़के हो ना? लोग कहते हैं तुम्हें औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यान टिंगनान मास्टर चैन के वर्कशॉप पर पहुंच गया था। मास्टर चैन यान टिंगनान से पूछते हैं, क्या तुम इस लड़की पर प्रेशर डाल रहे हो? यान टिंगनान का जवाब सुनिए जो दिल जीतने वाला है। ये मेरी औरत है, इसका बिजनेस मेरा बिजनेस है, जो कंडीशन रखनी है रखिए, बस हाँ कर दीजिए। मास्टर चैन हंसते हैं और कहते हैं, तुम लेट हो गए, इस लड़की ने मुझे पहले ही मना लिया है, लेकिन मेरी एक शर्त है, चुन को ब्रेकिंग द ककून एग्जीबिशन में दिखाना होगा। यान टिंगनान तुरंत हाँ कर देता है। मास्टर चैन के मानने के बाद यान टिंगनान और सूरवान अकेले होते हैं। यान टिंगनान गुस्से में पूछता है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई और तुमने मुझे कॉल नहीं किया? सूरवान कहती है, ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद जीतना चाहती थी ताकि मैं आपके बराबर खड़ी हो सकूं। यान टिंगनान का दिल पिघल जाता है। वो कहता है, सूरवान मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? और फिर दोस्तों वही होता है जिसका इंतजार था। यान टिंगनान अपने सारे रूल्स तोड़ देता है। वो कहता है, तुमने खुद मेरे रूल्स तोड़े हैं, मैंने अपनी 18th बीड माला का दाना ढूंढ ली है, चलो इसे साथ में ढूंढते हैं। इन दोनों के बीच का रोमांस अब नेक्स्ट लेवल पर है। सूरवान भी मन ही मन सोचती है, मैं इस अलूफ आदमी को रेजिस्ट नहीं कर सकती। अगली सुबह सूरवान ऑफिस पहुंचती है, लेकिन वहां यान यूनिये आ जाता है। यूनिये गुस्से में पूछता है, तुम 3 दिन से गायब थी, तुम्हारी गर्दन पर यह निशान किसका है? सूरवान बिना डरे कहती है, तुम्हारे बाप का, योर फादर्स। यूनिये को विश्वास नहीं होता। वो सोचता है सूरवान उसे सिर्फ चिढ़ाने के लिए ऐसा बोल रही है। यूनिये माफी मांगने की कोशिश करता है, मैं गलत था, सॉरी, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? सूरवान उसे धुतकार देती है, यान यूनिये अपनी बकवास बंद करो, 6 साल तक तुमने मुझे पैर की जूती समझा, अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। एक्सपायर्ड दोस्ती में पानी मिलाने से वो और खराब हो जाती है। यूनिये गुस्से में धमकी देता है, सूरवान मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। सूरवान अपने काम पर वापस फोकस करती है। वो फोन पर अपनी टीम से बात करती है कि मास्टर चैन के साथ सारी डिटेल्स फाइनलाइज करनी है। यान टिंगनान वहां खड़ा सुन रहा है। सूरवान उसे छेड़ती है, मिस्टर यान आपने सुना ना, मास्टर्स मुझे काम के लिए बुला रहे हैं, हमारी इन डेप्थ डिस्कशन किसी और दिन करते हैं। सूरवान ने यान टिंगनान को भी वेट करने पर मजबूर कर दिया। यान टिंगनान और सूरवान की लव स्टोरी शुरू हुई थी, लेकिन अब एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। यान टिंगनान के एग्जीबिशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पेंटिंग थी, चुन यानी स्प्रिंग, वो बुरी तरह डैमेज हो गई है। असिस्टेंट बताता है कि पेंटिंग 24 घंटे पहले डैमेज हुई थी, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये काम किसी इनसाइडर यानी अंदर के आदमी का है, क्योंकि उस एरिया का एक्सेस सिर्फ सूरवान के डिपार्टमेंट के पास था। यान टिंगनान बहुत परेशान है क्योंकि ये पेंटिंग उसके लिए बहुत मायने रखती है। वो सूरवान को भरोसा दिलाता है कि वो इसे ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढ लेगा। सीन शिफ्ट होता है यान फैमिली के मैंशन में। ग्रैंडपा यान गुस्से से लाल हैं। वो नहीं चाहते कि सॉफ्ट स्टोन यानी सूरवान का ब्रांड और त्यांगोंग फंक यानी मास्टर चैन का कोलैबोरेशन सफल हो। वो अपने पोते जियांग जीबाई को ऑर्डर देते हैं, सॉफ्ट स्टोन पर नजर रखो और अंदर घुसने का रास्ता ढूंढो, मैं यान फैमिली में किसी और को पावर में आने नहीं दूंगा। जीबाई ग्रैंडपा को शांत करता है और कहता है कि वो सब संभाल लेगा, यानी अब सूरवान के खिलाफ एक और दुश्मन खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ सू-वन-वन को खबर मिलती है कि सूरवान ने त्यांगोंग फंक के साथ कोलैब कर लिया है और उनका नया कलेक्शन ब्राइट मून ओवर द सी वायरल हो गया है। वन-वन की सारी चालें फेल हो गई हैं। उसने सप्लाई चेन ब्लॉक की थी, लेकिन अब वो खुद मजाक बन गई है। जब उसे पता चलता है कि चिंग यान ग्रुप यानी यान टिंगनान ने सूरवान की मदद की है, तो वो आग बबूला हो जाती है। सूरवान, तुमने मुझे मजबूर किया है। रात को यान टिंगनान अकेला बैठा हार्ट सूत्र लिख रहा है ताकि उसका मन शांत हो सके। सूरवान वहां आती है और उसे समझाती है, अगर मन अशांत हो तो 1000 बार लिखने से भी कुछ नहीं होगा। उस इंसान को ढूंढो जो तुम्हारे दिल को अशांत कर रहा है। यान टिंगनान फाइनली अपना दर्द शेयर करता है। ये पेंटिंग मेरे असली पिता की आखिरी निशानी थी। मेरी माँ इससे बहुत प्यार करती है। बचपन में जब यान होंगी मुझे मारता था, मैं माँ को नहीं बताता था ताकि वो दुखी ना हो। सूरवान उसे गले लगाती है और बहुत प्यारी बात कहती है, बच्चों को रोना चाहिए, सहना नहीं चाहिए। यान टिंगनान, आज मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ कि तुम मुझसे शिकायत कर सकते हो। अगले दिन असिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर आता है। पता चलता है कि पेंटिंग को डैमेज करने वाली कोई और नहीं बल्कि सूरवान की डिपार्टमेंट की नैन्सी है। सूरवान हैरान होती है,
नैन्सी, मेरी उससे क्या दुश्मनी है? और फिर वो रियलाइज करती है, ओह समझ गई, ये जरूर सीईओ यान का कोई पुराना रोमांटिक चक्कर होगा। सू रुआन और यान टिंगनान ने प्लान बनाया था कि न्यूज फैला दो कि पेंटिंग रिपेयर हो चुकी है ताकि असली गुनहगार वापस आए, और बिल्कुल वैसा ही होता है। रात के अंधेरे में सू वनवन मास्क और ग्लव्स पहनकर आती है। उसके हाथ में एक यूटिलिटी नाइफ यानी चाकू है। जैसे ही वो पेंटिंग के पास पहुंचती है, सू रुआन उसे पकड़ लेती है। छोटी बहन, मास्क और ग्लव्स पहनकर कौन सा आर्ट एग्जीबिशन देखा जाता है, और ये चाकू किसके लिए है? सू वनवन डर जाती है और माफी मांगने लगती है। दीदी, मैं गलत थी, मुझे जाने दो। यान टिंगनान भी वहां आ जाता है। सू रुआन क्लियर कर देती है कि उसका सू फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। यान टिंगनान गुस्से में पूछता है, चुन पेंटिंग को बर्बाद करने का क्या मकसद था? सू वनवन सच उगल देती है, मुझे पता था ये पेंटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बस सू रुआन से गलती करवाना चाहती थी ताकि आप उससे नफरत करने लगे। यान टिंगनान हैरान होता है, तुम्हें किसने बताया कि ये पेंटिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? और जवाब मिलता है यान यूनिये। यान टिंगनान गुस्से से लाल हो जाता है। यान यूनिये सच में मौत को दावत दे रहा है। तभी यान यूनिये वहां आ जाता है और सू वनवन को बचाने की कोशिश करता है। वो कहता है, वनवन का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो बस एग्जीबिशन देखने आई थी, आप सीसीटीवी चेक कर लो। यूनिये कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसने पहले ही नैन्सी से कहकर सीसीटीवी कैमरे बंद करवा दिए थे। लेकिन यान टिंगनान उससे 2 कदम आगे है। वो कहता है, बेवकूफ, इस पेंटिंग के लिए मैंने एक बैकअप सर्वेलेंस कैमरा लगाया था जो सीधा मेरे फोन से कनेक्टेड है। चलो देखते हैं क्या हुआ था। यूनिये का चेहरा देखने लायक होता है। जब सच सामने आता है तो यान यूनिये गुस्से में सू वनवन को थप्पड़ मारता है, सब तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन फिर वो सू रुआन की तरफ मुड़ता है और अपनी असलियत दिखाता है। वो कहता है, सू रुआन, तुम बस एक कुत्ती थी जो मेरे पास रहती थी। तुम्हें क्या लगता है मेरे अडॉप्टिव फादर के बिस्तर पर जाकर वो तुम्हें पसंद करेंगे? यूनिये सू रुआन को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सू रुआन अब वो पुरानी सू रुआन नहीं रही। यान टिंगनान यूनिये को चुप कराता है। एक अडॉप्टेड बेटा जो घर के मामले भी नहीं संभाल सकता, उसे बोलने का कोई हक नहीं, तुम शर्मनाक हो। सू रुआन भी यूनिये को आखिरी बार आईना दिखाती है। यान यूनिये, आज 6 साल बाद मैं तुम्हें पहचान पाई हूँ। तुम बस यान फैमिली के नाम का फायदा उठा रहे हो। तुम्हारे पास कोई असली पावर नहीं है। तुम्हारी एरोगेंस किस काम की? अब यान टिंगनान और सू रुआन अपना आखिरी पत्ता खेलते हैं। यान टिंगनान मुस्कुराते हुए बताता है कि जिस पेंटिंग को तुमने बर्बाद किया वो नकली थी। मैंने असली पेंटिंग पहले ही सेफ जगह रख दी थी। ये जाल तुम जैसे लोगों को पकड़ने के लिए ही बिछाया गया था। ये सुनकर यान यूनिये और सू वनवन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बुरी तरह फंस चुके हैं। तभी वहां ग्रैंडपा यान आ जाते हैं। उन्होंने यूनिये और वनवन का कबूलनामा सुन लिया है। ग्रैंडपा गुस्से में ऐलान करते हैं, आज से सू फैमिली के साथ यान फैमिली के सारे रिश्ते खत्म। सू फादर अपनी इज्जत बचाने के लिए सू वनवन और यान यूनिये को वहां से घसीटते हुए ले जाते हैं। सू रुआन जानती है कि अब सू फैमिली पूरी तरह बर्बाद होने वाली है। उसका पहला बदला पूरा हुआ। अब मैदान में सिर्फ ग्रैंडपा यान यानी यान होंगी बचे हैं, जो असली विलन हैं। वो अभी भी हार नहीं मानना चाहते। वो सू रुआन को लहमकाते हैं, यान टिंगनान को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे ब्रांड सॉफ्ट स्टोन को बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम पर साहित्यिक चोरी यानी प्लेजरिज्म का इल्जाम लगाऊंगा। वो बताते हैं कि उन्होंने सू रुआन के एक स्टाफ को खरीद लिया है जो गवाही देगा कि डिजाइन चोरी का है। लेकिन सू रुआन उनसे 2 कदम आगे है। वो जोर से हंसती है। वो कहती है, मेरे पास कोई अंडरकवर एजेंट नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसा है। जिस जासूस को आपने खरीदा था, मैंने उसे 10 गुना ज्यादा पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया। इसे कहते हैं जादू को जादू से हराना। सू रुआन ने ग्रैंडपा यान को उन्हीं के हथियार से हरा दिया। ग्रैंडपा यान के पास अब कोई चाल नहीं बची। अब सू रुआन वो सबूत पेश करती है जो ग्रैंडपा यान को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वो असली पेंटिंग लाती है और दिखाती है कि उसमें एक हिडन सिग्नेचर है, XQ यानी चुनशी, जो यान टिंगनान की मां का नाम है। और उस पेंटिंग के फ्रेम के अंदर छुपा है यान टिंगनान के पिता का एक नोटबुक जिसमें ग्रैंडपा यान के सारे काले कारनामे लिखे हैं। यान टिंगनान अपने दादाजी से नफरत भरी नजरों से कहता है, आपने मेरे परिवार को बर्बाद किया। आप मेरे पिता कहलाने के लायक नहीं हैं। आपका ये झूठा प्यार अब और नहीं चलेगा। सबूतों के सामने ग्रैंडपा यान पूरी तरह बेनकाब हो जाते हैं। उनका खेल खत्म हो चुका है। सब कुछ शांत होने के बाद यान टिंगनान और सू रुआन अकेले होते हैं। यान टिंगनान बताता है कि उसने यान यूनिये को सजा के तौर पर अफ्रीका भेज दिया है, यानी एग्जाइल, ताकि वो कभी वापस ना आ सके। और फिर वो मोमेंट आता है जिसका हमें 19 एपिसोड से इंतजार था। यान टिंगनान घुटनों पर बैठता है और बहुत प्यार से कहता है, सू रुआन, मैंने तुम्हारा सॉफ्ट साइड भी देखा है और टफ आर्मर भी। मैं तुम्हारे बदले के रास्ते का पत्थर था, लेकिन अब मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी का घर बनना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? सू रुआन मजाक करती है, इतनी लंबी स्पीच याद करने में कितना टाइम लगा? लेकिन फिर वो मुस्कुरा
जाकर हाँ कर देती है। ठीक है, मैं अग्री करती हूँ, लेकिन ये सिर्फ एंगेजमेंट है। शादी के लिए तुम्हें अभी और असेसमेंट पास करने होंगे। तो दोस्तों, ये थी सू रुआन की रिवेंज स्टोरी। एक लड़की जिसे उसके परिवार और बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया, उसने न सिर्फ अपना बदला लिया बल्कि अपना करियर बनाया और एक ऐसे इंसान को पाया जो उसे सच में प्यार करता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और कमेंट में टीम सू रुआन जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली मजेदार कहानी मिस न करें। तब तक के लिए बाय बाय।